हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। आप सब अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी रूलेट सत्याग्रह के बारे में, जो कि इंडिया का पहला पैन इंडिया सत्याग्रह था। आज हम लोग बात करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के ऊपर, जो कि 1919 में आया था। तो सबसे पहले समझना होगा कि ये है कौन। तो एडमिन मॉन्टेग जो थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और उस वक्त वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाए थे ये 1919 में। ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था ये। तो इसमें इन्होंने कहा कि इंडिया में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एसोसिएशन इंडियंस का ज़्यादा होना चाहिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस ज़्यादा होने चाहिए, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए इंडिया में। तो ये एक वाकई में बहुत अच्छा रिफॉर्म लग रहा था देखने में, कि सब इंडियंस के लिए अच्छा इसमें कहा गया कि सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हों, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो इसमें। और इसके बाद 20 अगस्त 1917 को इसको ऑगस्ट डिक्लेरेशन कहा गया, ऑगस्ट डिक्लेरेशन। तो जो मॉडरेट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, वो बहुत खुश हुए, उन्होंने इसको मैग्ना कार्टा कहा इंडिया का। रिफॉर्म को उन्होंने कहा मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इसी पे बेस्ड होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 का। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1990 का, 1919 का। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको समझने हैं। पहला पॉइंट ये है कि इस एक्ट में डायरकी का इंट्रोडक्शन दिया गया था, मतलब इंडिया में अब डायरकी होगी, यानी कि रूल ऑफ टू। इसमें जो दो थे वो थे, एक थे एग्जीक्यूटिव और दूसरे थे मिनिस्टर्स। तो पहला पॉइंट हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी। सेकंड पॉइंट हो गया, दो लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया सब्जेक्ट्स को। पहली लिस्ट में बनाई गई रिजर्व सब्जेक्ट की और दूसरी हो गई ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स की। रिजर्व सब्जेक्ट के हेड होते थे गवर्नर और ट्रांसफर्ड के होते थे मिनिस्टर। रिजर्व सब्जेक्ट्स में आते थे लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड, रेवेन्यू एट्सेट्रा। और ट्रांसफर्ड में आते थे वेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एट्सेट्रा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसका एक्सपेंशन होगा और वुमेन को राइट टू वोट किया जाएगा। और जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोग हैं, उनको थोड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाएगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, यानी कि जो सर्वे सर्वा होंगे वो गवर्नर जनरल ही होंगे। गवर्नर जनरल ही चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होंगे। और जो वाइसरॉय, यानी कि उनको वाइसरॉय कहा जाता था, उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उसमें 8 मेंबर होते थे वाइसरॉय के। उसमें से मिनिमम 3 जो होंगे वो इंडियंस होंगे। ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में दिया गया। लेकिन इसके संग एक और बात थी कि इसका रिव्यू लगाया गया था 10 ईयर्स का, जिसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे साइमन कमीशन का गठन हुआ था, साइमन कमीशन बनाया गया था इसके लिए। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसको ये बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगे रिफॉर्म्स। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो थे आए थे वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। उनको लगा कि और ज़्यादा नीड थी रिफॉर्मेशन करने की, और ज़्यादा नीड थी, और ज़्यादा इंडिपेंडेंस देने की इसमें। ऊपर से गवर्नमेंट एक तरफ कह रही थी कि सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस हों, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात कर रही थी, और दूसरी ओर रोलैट एक्ट लेकर आई थी जो कि सप्रेशन की बात कर रहा था। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को, इंडियंस को समझ में नहीं आया और उन्होंने इसको अनसेटिस्फैक्ट्री बताया। उन्होंने बताया कि जैसे कि वाइसरॉय हैं, उनकी अथॉरिटी अभी भी सबसे ऊपर है, तो उनके ऊपर किसी भी टाइप का कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा, फाइनेंस के जो मैटर होते थे उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। तो फिर ये रिफॉर्म जो है इंडियंस के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद स्पेशल सेशन हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस का अगस्त 1918 में बॉम्बे में, जिसमें इस रिफॉर्म को डिसअपॉइंटिंग बताया गया कि उन्होंने जितने भी पॉलिटिकल डिमांड्स थे इंडिया की उसको सेटिस्फाई नहीं किया। तो इसलिए मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो था वो फेल हो गया, मतलब इंडियंस ने उसको अनसेटिस्फैक्ट्री बताया अपने लिए। तो गाइज़ ये छोटा सा एक फ्रेगमेंट है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे खिलाफत इशू और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। स्टे टच्ड, आप इसको ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। और सबटाइटल्स आपको मिलते हैं तो आप साथ में उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, रिवीजन के लिए।
और अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू।